बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो हमारा सेकंड लास्ट जो है रोमेटोलॉजी में जो चैप्टर 12 है हमारा, इसमें सेकंड लास्ट जो टॉपिक है वो स्कोलाइटिस है। तो स्कोलाइटिस में आप क्या मतलब है स्कोलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स, ठीक है। इसमें फॉलोइंग सिम्टम्स आपको मिलेंगे: फीवर, फैटिग, वेट लॉस, मैलेज, जॉइंट पेन, स्किन लीजन्स, स्लैश, पर्पल पर्परा, ये सब में मिलेंगे आपको, ठीक है। इन सब में जो मैं आपको आगे बताऊँगी ना, इन सब में आपको ये सिम्टम मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है ऑल फॉर्म ऑफ वेस्कुलाइटिस जो है ना, उनमें ये सारी लेबोरेटरी फीचर्स आपको मिलेंगे: नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, एलिवेटेड ईएसआर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तीनों फीचर्स आपको इन सब में मिलेंगे। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लार्ज वेजल वेस्कुलाइटिस है, मीडियल वेजल वेस्कुलाइटिस है, स्मॉल वेजल वेस्कुलाइटिस। लार्ज वेजल में जॉइंट सेल जो डिसीज है वो जॉइंट सेल आर्टराइटिस आ जाता है, और टाकियस सूट आर्टराइटिस आ जाता है, जिसमें ऑर्टा और एक्सिया आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जॉइंट सेल आर्टराइटिस या पॉलीमियाल्जिया रोमेटिका, ठीक है। तो जॉइंट सेल आर्टराइटिस को टेम्पोरल आर्टराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। मोस्टली इसमें टेम्पोरल आर्टरी इन्वॉल्व होती है इस वजह से, ठीक है। और जॉइंट सेल आर्टराइटिस क्या है? ग्लोमेरुलस लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस है, एओर्टा और इट्स ब्रांचेस। और ब्रांचेस इसमें एक तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी मोस्ट कॉमन है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी मतलब आई से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। विजन लॉस हो जाएगा। और टेम्पोरल आर्टरी है तो उसका मतलब हेडेक होगा पेशेंट को। और साथ में फेशियल आर्टरी भी लिख लो। फेशियल आर्टरी में मतलब मसल्स जो है ना, जो क्लोडिकेशन हो जाएगी, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने चीज़ मेन याद रख लेनी है। मतलब मसल्स में लाइक पेन होगा, चिविंग, जब वो टॉक कर रहा होगा, जब वो बात कर रहा होगा, जब वो चिविंग कर रहा होगा तो उसे पेन होगा। विजुअल डिस्टर्बेंस, क्योंकि ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन्वॉल्व है, ब्लाइंडनेस हो सकती है आई में, ठीक है। वेट लॉस, फीवर, ये सब चीज़ें तो आपने याद रखने हैं, ये फीचर्स। इसके साथ ही मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है, जो लिंक करती हुई चीज़ें हैं। ये वाले सिम्टम तो आपने इन सब के लिए याद रखने हैं, ठीक है। ये सिम्टम और ये लेबोरेटरी फाइंडिंग। अब जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको साथ साथ लिंक करके बता रही हूँ, जो मैंने बता दिया। फिर वॉटल में सब टेम्पोरल आर्टरी में बताया था कि एक्सिलेटेड हेडेक होगा, टेंडर आर्टियोस्क्लेप और एब्सेंट टेम्पोरल आर्टरी पल्स, ऑप्थेल्मिक आर्टरी में ऑप्टिक न्यूराइटिस, डिप्लोपिया और ब्लाइंडनेस। मेन चीज़ ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, ठीक है। फेशियल आर्टरी में जो क्लोडिकेशन जैसे मैंने बताया, ठीक है आपको। अच्छा, पॉलीमियाल्जिया रोमेटिका में 50% पेशेंट के साथ लिंक होता है। स्टिफनेस, शोल्डर, ग्रेटल, इसको छोड़ भी दो तो खैर। जो इम्पोर्टेंट वो इन्फ्लेमेटरी है ना, हाइटस इन्फ्लेमेशन है, तो ESR तो बड़ा होगा, ASCRP भी। और एनीमिया मैंने बताया, पहले ही बता दिया था, तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमेटिक एनीमिया होता है। और साथ में ये बताया था कि ये जो है ना एलिवेटेड ESR होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। ESR एलिवेटेड होता है। और CRP और एनीमिया जो है नॉर्मोक्रोमेटिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है। और डायग्नोसिस जो है ना क्लिनिक फीचर पे बेस करती है। एक तो आपको ESR ज़्यादा मिलेगा, दूसरा जो है ना ये प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करेगा स्टेरॉइड को। और जब आप टेम्पोरल आर्टरी की बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, इसमें आपको हेलोसाइन मिलेगा, ठीक है, हेलोसाइन मिलेगा। और आपका जो है ना कोई मतलब आप लार्ज पीस ले लोगे टेम्पोरल आर्टरी, उसको बायोप्सी के लिए भेज दोगे, और उसमें आपको ये साइन लिख लो पेंसिल से, हेलोसाइन मिलेगा। बाकी एनीमिया ये तो कॉमन लेबोरेटरी फीचर्स से जो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों तो सबके लिए याद रख लो, ठीक है। बस एक चीज़ के एलिवेट ऐसा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स स्टेरॉइड के लिए देता है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बाकी इसमें पॉलीमियाल्जिया रोमेटिका में ये लोगे कि 40 से ज़्यादा होता है, ठीक है, ESR और स्टिफनेस, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें डोज स्टेरॉइड होता है। और जॉइंट सेल आर्टराइटिस में वही है कि डू नॉट वेट, बायोप्सी का वेट नहीं करो, आप जल्दी से जो स्टार्ट कर दो स्टेरॉइड को, ठीक है। हाई डोज स्टेरॉइड होता है। और बाकी आप मॉनिटर कर सकते हो क्लिनिकल स्टेटस ना पेशेंट का, ESR को करके डायग्नोस करके भाई बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, वो मैंने बता दिया सब कुछ, ठीक है। तो बस इसमें आपने क्या याद रखना है कि टेम्पोरल आर्टराइटिस भी कहते हैं इसको। और इसमें कौन सी आर्टरी होती है? टेम्पोरल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और फेशियल आर्टरी। टेम्पोरल आर्टरी में इस वजह से हेडेक, टेंडर आर्टरी, स्कैल्प, एब्सेंट टेम्पोरल आर्टरी पल्स भी मिल सकती है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी में डिप्लोपिया, ब्लाइंडनेस मिल सकती है। फेशियल आर्टरी में क्लोडिकेशन मिल सकती है, च्यूइंग, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, टॉकिंग। और बाकी ये कॉमन फीचर्स तो सिम्टम्स आपने सबके लिए याद रखने हैं, बार बार नहीं बता रही मैं, ये लिबर्टी फीचर भी, ठीक है। सो बस, और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड करता है स्टेरॉइड को, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पर लार्ज यूजर्स का जो नेक्स्ट है वो क्या है? टेकायोसु आर्टराइटिस, या जो भी पढ़ लो। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें कौन सी आर्टरी? इसमें ओवर्टॉइड्स ब्रांचेस अफेक्ट होती है, सेम जैसे उस तरफ से हम लार्ज वेसल पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से। अब उसमें कौन सी होती है? जैसे उसमें टेम्पोरल जॉइंट सेल आर्टराइटिस में टेम्पोरल थी, ऑप्थेल्मिक थी और फेशियल थी, इस तरह से। इसमें कौन सी होती है टेकायोसु आर्टराइटिस में? इसमें सबक्लेवियन और इनोमिनेट आर्टरीज मोर देन 90% इन्वॉल्व होती है। जो सबक्लेवियन अगर इफेक्ट है तो सबक्लेवियन किसको सप्लाई करती है? अपर एक्सट्रीमिटीज़ को ना। तो अपर एक्सट्रीमिटी को सब, तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ ही इफेक्ट होंगी, मतलब लॉस ऑफ पल्स होगा अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो यही लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ पल्स इन अपर एक्सट्रीमिटीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। लिंक करके मैं बता रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और सिस्टोलिक बीपी डिफरेंस जो है ना मोर देन 10 mm दोनों आर्म्स में आपको बड़ा हुआ नज़र मतलब
ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मेन है जो मैंने आपको बता दी। बाकी लेस देन 50 याद रहे, पढ़ लो एक दफ़ा, याद ना भी रहे तो, लेकिन ये दोनों याद रहने चाहिए। ठीक है, जो मैं बता रही हूँ आपको। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये याद मोस्ट एक्यूरेट आर्टियोग्राफी एंजियोग्राफी करवा लिया आपने, उसमें रेगुलर स्टेनोसिस ऑक्लूजन एनेउरिज्म मिल सकता है। 4 टाइप्स में क्लासीफाई गया है कि अगर आउटर ब्रांचित पॉइंट है। टाइप 2 में क्या है कि डिसेंडरी थोरेसिक और एब्डोमिनल आउटा। एक तो मैंने एक हाथ से ना मोबाइल पकड़ा हुआ, मेरा हाथ सुन गया है। ठीक है, अच्छा, अगर डिसेंडिंग थोरेसिक और एब्डोमिनल आउटर इन्वॉल्व है तो टाइप 2 है। और टाइप 3 में कि अगर टाइप 1 भी है, मतलब एओर्टा ब्रांचेस के साथ डिसेंडिंग थोरेसिक और एब्डोमिनल आर्टरी भी इन्वॉल्व है तो ये टाइप 3 में आ जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है तो टाइप 4। तो ये ना भी याद रहे तो खैर है, लेकिन बस एक दफ़ा पढ़ लो। क्या सीनेरियो में कहाँ किसी से हेल्प मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसको एक दफ़ा पढ़ लो, बस ये कहना चाह रही हूँ। हाइड्रोस्टेरॉइड में सप्रेशन दे दो, मेथोट्रेक्सेट एंटी ट्यूमर नेक्रोटिक थेरेपी दे, सेकंड लाइन एस्पिरिन दे दो, सर्जिकल एंड विस्कुलराइजेशन कर दो। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। 5 ईयर सर्वाइवल रेट 3%। बस इसमें कुछ भी याद नहीं रखना। कौन सी आर्टरी है सबक्लेवियन, एक तो लार्ज आर्टिका वेस्कुलाइटिस है। ठीक है, और उसमें जो है सबक्लेवियन और निमेट आर्टरीज। सबक्लेवियन है तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ को वो करती है। मैंने ये लिंक बताया आपको कि सप्लाई करती है, तो वहाँ पे लॉस ऑफ पल्स मिलेगा और सिस्टोलिक बीपी डिफरेंस बड़ा वो मिलेगा दोनों आर्म्स के दरमियान। ठीक है, मोर देन 10 mm मरकरी। और ब्रूई तो मिलेगी ना आपको, जो भी आर्टरी है तो उसके ऊपर आपको ब्रूई मिलेगी सप्लीमेंट आर्टरी और के दरमियान। बस मोस्टिनोसिस एंड आर्टियोग्राफी एंजियोग्राफी और ये बता दिया बस मैंने, इसमें ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है, लेकिन ये मैं आपको आखिर में बताऊंगी, चलो बता ही देती हूँ। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है ना, अब प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस है और साथ में एलिवेटेड ESR भी है और नॉर्मल क्रेटिन काइनेज है। तो इसका मतलब पॉलीमियाल्जिया रोमेटिका है, जो आपने पीछे पढ़ा है। अगर वो ESR भी एलिवेटेड है और क्रेटिन काइनेज भी एलिवेटेड है, मतलब दोनों ही एलिवेटेड है, और प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस तो सब में ही आ रही है। तो ये पॉलीमायोसाइटिस है। ठीक है, मतलब मायो मतलब मसल, एक से ज़्यादा मसल की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर ये ESR भी एलिवेटेड है और CK भी, और साथ में स्किन इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है, तो डर्मेटोमायोसाइटिस। ये मैंने आपको बताया था ना पीछे जब मैंने पढ़ाया था कि डर्मेटो मतलब स्किन और मायो मतलब स्केलेटल मसल। तो डर्मेट स्किन इन्वॉल्वमेंट जब आएगी, देखो ये सेम है यहाँ तक, लेकिन अगर इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट डाल दूँ तो डर्मेटोमायोसाइटिस होगा। और स्किन इन्वॉल्वमेंट हटा दूँ तो क्या बन जाएगा, पॉलीमायोसाइटिस, मतलब सिर्फ मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, स्किन अगर हटा दूँ तो डर्मेटोमायोसाइटिस हट जाएगा, अगर स्किन डाल दूँ तो डर्मेटोमायोसाइटिस ऐड हो जाएगा। ये बात कहना चाह रही हूँ मैं। अगर दोनों ही नॉर्मल है, ESR भी और क्रेटिन काइनेज भी, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। और अगर कोई मसल वीकनेस नहीं है, मसल पेन है सिर्फ, ठीक है, वो भी टेंडर पॉइंट पे, और नॉर्मल ESR है, नॉर्मल तो ये फिब्रोमियाल्जिया है। फिब्रोमियाल्जिया मैंने नहीं पढ़ाया था ना, तो बस फिब्रोमियाल्जिया के लिए ना आप ये याद रख लो कि कोई मसल वीकनेस नहीं होती, बस मसल पेन होता है और नॉर्मल ESR नॉर्मल क्रेटिन काइनेज आ रहा होता है। बस फिब्रोमियाल्जिया का ये याद रख लो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे, आई होप कि आपको याद रह जाए। ये दोनों तो लिंक करते हैं ना कि सेम है, दोनों एलिवेटेड है, बस स्किन इन्वॉल्वमेंट है, डर्मोमायोसाइटिस नहीं है तो पॉलीमायोसाइटिस। ठीक है, और बाकी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है कि दोनों ही नॉर्मल है और मसल वीकनेस तो हाइपो है। और अगर ये सारे एलिवेटेड है और नॉर्मल क्रेटिन काइनेज है तो ये पॉलीमायोल्जिया रोमेटिका है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं है, दोनों ही नॉर्मल है, सिर्फ मसल पेन है, कोई मसल वीकनेस भी नहीं है, तो फिब्रोमियाल्जिया है। ठीक है, तो ये मैंने बता दी प्रॉक्सिमल वीकनेस के लिए, पढ़ लो एक दफ़ा, याद रह जाएगा, बार बार पढ़ोगे तो हो जाएगा। और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ ना, उसको ही कर लोगे तो पास हो जाओगे अच्छे नंबर से इंशाल्लाह। अब मीडियल वेसल वेस्कुलाइटिस में क्लासिकल पॉलीआर्ट्राइटिस नोड्यूसा और कावासाकी डिसीज़ आती है। स्मॉल में माइक्रोस्कोपिक पोलियांजाइटिस आता है, वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस और जर्क सिंड्रोम और हिनोक्शॉनलिन परबरा। ठीक है, ये सब स्मॉल में आते हैं। 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम इंशाल्लाह इसको। जो मेन चीज़ें वही मैं बताऊंगी ट्रिक के साथ। कावासाकी डिसीज़ देखो, कावासाकी डिसीज़ में ये है कि बच्चों मतलब काका को क्या है, काका जो है ना, काका किसको कहते हैं, काका जो है ना बच्चों को कहते हैं। ठीक है, कि काका जो है ना स्ट्रॉबेरी खाता है, जो बच्चा है ना उस बच्चों में मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि काका बच्चों को कहते हैं, काका स्ट्रॉबेरी खाता है और काका को फीवर हुआ है। ठीक है, तो कावासाकी डिसीज़ काका मतलब बच्चों में
बच्चों स्ट्रॉबेरी खाता है, काका स्ट्रॉबेरी खाता है और फीवर हुआ है, ये याद रख लो। म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम है ये दवा पढ़ लो। और मीडियल सेल वेजल्स है, आपने देख लिया कि कावासाकी की इसमें आई थी मीडियल वेजल डिसीज, और मीडियल वेजल में कोरोनरी आर्टरीज आ जाती है कि उसमें ये उसकी मतलब इन्फ्लेमेशन होती है, कोरोनरी आर्टरी की बस कोरोनरी आर्टराइटिस होता है, ठीक है। तो मीडियल साइज वेजल तो वही है ना, और तो ये याद रख लो इस तरह से। और फीवर होता है, जैसे में काका को फीवर हुआ है, और इसमें क्रश सिंड्रोम क्रिएट है कि क्रश मतलब कंजक्टिवाइटिस होगा, रैश होगा, एसिमेट्रिक लिम्फेडेनोपैथी होगी सर्वाइकल, और स्ट्रॉबेरी टंग होगी। एस फॉर स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी खाता है ना काका, और हैंड ऑन फीट एंड एडिमा और ये सब, ठीक है। ये याद रख लो कि काका का क्रश इस तरह से याद रखो कि काका का क्रश, ठीक है। क्रश को भी इस तरह से याद रख लो। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में कोरोनरी आर्टराइटिस हो सकता है, क्योंकि मीडियल साइज वेजल इन्वॉल्व है ना कोरोनरी आर्टरी, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी कि कोरोनरी आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी एट दी एंड, तो कोरोनरी आर्टराइटिस याद रख लो। माइकोर्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, फिर जाहिर सी बात है कोरोनरी के बाद क्या होगा, माइकोर्डियल इन्फेक्शन होगा, कोरोनरी डायरेक्टरी माइकाइट, सारी फिर दिल वाले हैं, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी उसी के बाद तो जा रही है, ठीक है। तो ये देखो कावासाकी डिसीज मैंने किससे अच्छे मतलब ट्रिक के जरिए समझाया कि कावासाकी मतलब कि काका बच्चों काका स्ट्रॉबेरी खाता है और काका को फीवर, तो काका को फीवर है और साथ में काका का क्रश मतलब कंजक्टिवाइटिस, रैश, एसिमेट्रिक लिम्फेडेनोपैथी और स्ट्रॉबेरी और हैंड एंड फीट का एडिमा हो गया, ठीक है। तो क्रश से भी मैंने याद रखवा लिया। और मीडियल साइड वेजल कोरोनरी आर्टरी है तो उसकी बात हो रही है, और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन कोरोनरी आर्टरीज, माइकोर्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो बेस्ट ट्रिक के जरिए मैंने आपको बता दिया 2 मिनट में। मैनेजमेंट हाई डोज एस्पिरिन, देखो कावासाकी एक ऐसी डिसीज है पेडियाट्रिक है जिसमें हम एस्पिरिन देते हैं, बाकी हम रिस्क ऑफ प्रायर डिसीज में नहीं देते, ठीक है। तो ये बात याद रख लो, अगर याद रह जाए। मतलब ऐसी चीज़ें कि आप इसको पढ़ लो। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे दो। स्टेरॉइड जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्यों? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है, उसकी रप्चरिंग हो सकती है अगर हमने स्टेरॉइड दे दी, इस वजह से वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये याद रख लो। वार्फरिन दे सकते हो कोई थ्रोम्बोसिस का केस है। उसके बाद जो सेकंड मीडियल साइज वेजल डिसीज़ है वो क्या है? पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा। पॉलीआर्टरिटिस मतलब पान जो पहन करके लिखा है पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा। इसमें क्या होता है? मीडियल साइज वेसल इन्वॉल्व है, और इसमें ना स्पेयर दी पल्मोनरी आर्टरीज नहीं होती, लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगर लंग इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब पल्मोनरी आर्टराइटिस नोड्यूसा नहीं है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टराइटिस नोड्यूसा पेन जो लिखा है ना इसका ये है। अगर कहीं लंग कह रहे हैं कि स्पेयर दी पल्मोनरी के सारी आर्टरीज में है लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा का केस है, मीडियल साइज वेसल ना जो उसमें आ रहा है। तो अगर लंग इन्वॉल्वमेंट कहीं मिलती है तो आप फिर इसको सस्पेक्ट नहीं कर सकते, फिर दूसरी डायग्नोसिस को सस्पेक्ट करोगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वेट लॉस, फीवर, फैटिग, म्यूकोस्केलेटल मेल्टिया, थ्रल्जिया। रीनल में हाइपरटेंसिव होगा, रीनल फेलियर होगा। सीएनएस में क्या होगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। जीआईटी, एब्डोमिनल पेन होगा, स्किन कलर पर्परा होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करोगे? हेपेटाइटिस बी जो है ना वो आपको पॉजिटिव मिलेगा 30% केसेस में, इसको छोड़ दो अगर नहीं भी याद रहे। लेकिन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव इन 30% केसेस में, लेफ्ट फाइंडिंग में आपको ये पॉजिटिव मिलेगा पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा में, ठीक है। इसको याद रख लो क्योंकि एमसीक्यूज लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से कहीं एमसीक्यूज आया था ये। अच्छा, बाकी तो कुछ नहीं है। एंटीकोटिक्स एंटीवायरल थेरेपी दे दो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी आ रहा है ना मैनेजमेंट में लेफ्ट फाइंडिंग में, तो आप एंटीवायरल थेरेपी तो दोगे ना। तो पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड है क्योंकि उसकी एंटीजन लेफ्ट फाइंडिंग में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है मोनोन्यूक्लियोटाइडिस मल्टीप्लेक्स। मोनोन्यूक्लियोटाइडिस मल्टीप्लेक्स क्या है? इसमें जो पेरिफेरल नर्व 2 या 2 से ज़्यादा जब इन्वॉल्व होती है तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइडिस मल्टीप्लेक्स होता है, ठीक है। अब इसमें कॉज बाय सिस्टमिक कंडीशन। अब ये जो मोनोन्यूक्लियोटाइडिस मल्टीप्लेक्स है ना, ये किसकी वजह से कॉज होता है? या तो पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा की वजह से कॉज होता है, या एड्स की वजह से, या डायबिटीज़ या लेप्रोसी की वजह से, ठीक है। और इसमें कॉम्बिनेशन होती है रेडियल नर्व पैल्सी मतलब रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, और पेरोनियल नर्व पल्सी मतलब फूड ड्रॉप हो जाता है। रिस्ट ड्रॉप, फूड ड्रॉप की हिस्ट्री होती है पेशेंट की, तो मतलब कॉम्बिनेशन दोनों मिला तो मोनोन्यूक्लियोटाइडिस मल्टीप्लेक्स है। और सिस्टमिक बोलेगा हाँ मुझे पहले एड्स था या डायबिटीज़ थी, तो आप समझ जाओगे। पेरिफेरल नर्व दो या 2 से ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो बस ये एक दफ़ा पढ़ लो। इससे कोई इंपॉर्टेंट लिंक तो नहीं मिला लेकिन मैंने पढ़ा दिया है जो इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, उसके अलावा मीडियम वेजल्स हमने पढ़ ली, कावासाकी और पॉलीआर्टराइटिस नोड्यूसा। अब हम स्मॉल वेजल्स पे आ जाते हैं। स्मॉल वेजल में हमने माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस देखना है, ठीक है। इसमें बस कुछ ही याद नहीं रखो, इसमें बस ये याद रख लो कि ये पेरी जो है ना पेरीन्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी पॉजिटिव है, और बाकी इसमें कुछ याद नहीं रखो इतना, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊँगी ना तो आपको थोड़ा सा लिंक मैं दे दूँगी इसका। वे देखो यहाँ पे ना, ये यहाँ से बढ़ा देती हूँ। एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या है? अनका जो है ना, ये क्या है? अनका,
एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। तो इसकी दो टाइप्स है, एक साइटोप्लाज्मिक एंटी न्यूक्लियर, एक पेरी न्यूक्लियर है। तो जो साइटोप्लाज्मिक है ना, इसे हम साइटोप्लाज्मिक है तो हमने छोटा सा सी लिख दिया, CN का, ठीक है। तो इसको हम एंटी प्रोटीनेज 3 एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, और पेरी न्यूक्लियर तो छोटा सा P लिख दिया, इसको हम एंटी माइलो परऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर CN का किसी आपको सिनेरियो में मिलता है कि CN का पॉजिटिव है, तो वैगनार ग्रेनुलोमेटोसिस है, जो कि ऑलरेडी मैंने नेफ्रो में पढ़ाया था कि मिडिल मैंने ट्रिक बताई थी कि मिडिल लोग जो है वो गाड़ी में वैगर वाली गाड़ी में सफ़र करते हैं, ठीक है। तो मिडिल मतलब कि छोटे जो स्मॉल और मिडिल फैमिली वाले होते हैं ना, तो स्मॉल वेजल है ना ये, तो वैगनार स्मॉल वेजल वेस्कुलाइटिस से आ रहा है, तो वो, और साथ में अंधा भी बैठा हुआ है, तो अन का पॉजिटिव है। इस तरह से मैंने कोई लिंक बताया था, अगर नेफ्रो वाली आपने देखी हो, इस तरह भी मैं पढ़ाऊँगी आपको अभी, लेकिन ज़्यादातर मैंने वहाँ उस नेफ्रो में ज़्यादा अच्छा समझाया। तो आपको यहाँ पे CN का पॉजिटिव मिलेगा, जबकि यहाँ पे PN का मतलब पेरी न्यूक्लियर, किसमें माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस, जो कि मैंने आपको भी फर्स्ट बताया। अगर दोनों आपको मिल रही है तो चर्क सिंड्रोम है। तो ये मेन है जो आपने याद रखना है डायग्नोसिस में। सिनेरियो में आपको हेल्प कर सकता है कि हमने किसी पेशेंट आया था, उसकी डायग्नोसिस की, तो हमें सिर्फ CN का मिला तो वैगनर रहेगा, CN का और पेरी न्यूक्लियर मतलब साइटोप्लाज्मिक पेरी न्यूक्लियर का दोनों मिला तो चर्क्स, अगर सिर्फ पेरी मिला तो माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस, ठीक है। तीनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। तो देखो, हाँ, माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस में मैंने यही बताया था ना कि ये पेरी न्यूक्लियर का है, पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज, पूरा नाम इसका ये है। अच्छा, वो ये है मैंने ग्रामेटिस। अब ये पॉलियंजाइटिस था ना, माइक्रोस्कोपिक पॉलियंजाइटिस था, ये ग्रामेटिस विद पॉलियंजाइटिस है, वैगनार ग्रामेटिस भी इसे कहते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है, इसमें स्मॉल वेसल्स इन्वॉल्व होती है, जैसे मैंने बताया था ना कि गाड़ी में होते हैं, अनका गाड़ी में, वो जो मैंने ट्रिक बताई थी नेफ्रो में, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो नेफ्रो में मैंने पढ़ाया था। बाकी इसमें अपर रिस्पायरेटरी इन्वॉल्व होता है, स्टेनोइटिस लोअर रिस्पायरेटरी पल्मोनरी, मतलब इसमें रिस्पायरेटरी की इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है, ठीक है। रीनल प्रोटीन हेमीचुरियम मिलता है, रीनल, ये सब मैंने आपको बताया हुआ था नेफ्रो में, ठीक है। ये सब इसमें मिलेगा, और मेल भी ज़्यादा होता है। बाकी इसमें कुछ CN का जो मेज आपने याद रखना है वैगनार के लिए कि ये होता है। उसके बाद चर्क सिंड्रोम मैंने बताया था कि क्या है, ये सिमिलर होता है वैगनार ग्रामेटोसिस से, लेकिन इसमें कार्डिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है, लाइक एस्थमा, इज़ोनोफिलिया आपको मिल सकता है, ठीक है। और इसमें जो एस्थमा आपको बस याद रख लो, और उसमें रिस्पायरेटरी याद रख लो वैगनार में, और इसमें दोनों CN का भी दोनों मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्नोसिस में लिखे कि दोनों साइटोप्लाज्मिक पेरिन्यूक्लियर दोनों आपको मिल सकते हैं चर्क सिंड्रोम में। बायोप्सी करवा लो लंग्स की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बस इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना कुछ नहीं है। बाकी बर्गर डिजीज़ को थ्रोम्बोइंजाइटिस ऑब्लिटेरियन भी कहते हैं, और बर्गर मतलब कि उंगली से बर्गर खाते हैं ना, तो डिजिटल वेजल थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं। बर्गर डिसीज़ है ना, बर्गर डिसीज जैसे कह रहे हैं, आप बर्गर के कह लो तक याद हो जाए। डिजिटल वेजल थ्रोम्बोसिस मतलब उंगली से बर्गर खाते हैं तो इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है डिजिटल वेजल्स में, ठीक है। स्मोकिंग हो सकती है, एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें। अब हिनोशॉनलिन परपरा में क्या होता है, ये जो है ना स्मॉल वेजल वेस्कुलाइटिस है, ये स्किन, GIT, रीनल और जॉइंट वेजल्स को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। मेल में ज़्यादा है, ये याद ना भी रहे, बस ये याद रख लो कि पल्पल परपरा होता है एक्सटर्नल सरफेस पे, बुटॉक्स फॉर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे, ठीक है। बुटॉक्स और लोअर एक्सट्रीमिटी आपको परपरा मिलता है, रैशेज मिलते हैं, क्लॉकी एब्डोमिनल पेन मिलता है, इंटरसेप्शन मतलब इंटेस्टाइनल फॉल मिलता है, पोलियोआर्थराइटिस मिलता है, नॉन डिफॉर्मिंग हिप, नी, एंकल। बस ये भी याद रख लोगे ना, यही तक आता है सिनेरियो में कि क्लॉकी एब्डोमिनल पेन है, परपरा है, और एक्सटर्नल सरफेस बुटॉक्स पे, तो आप समझ जाओगे हिनोशॉनलिन परपरा है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल वेजल का है। बायोप्सी करवाओगे ना, स्किन बायोप्सी, तो आपको लीको साइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस मिलेगा, IgA और C3 डिपोजिशन वेजल वॉल के साथ, मतलब वेजल वॉल में आपको C3 और IgA की डिपोजिशन मिलेगी। ये भी एक दफ़ा पढ़ लो, ठीक है, ये भी याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। और मैसेंजर IgA डिपोजिशन मिलेगी रीनल बायोप्सी में, ठीक है। बाकी आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हो, और स्टेरॉइड दे सकते हो विदाउट और विद डिमार्ट, ठीक है, रीनल के लिए। बाकी ये पैसे सिंड्रोम में यही है कि HLA-B51 है, टारगेट वैन यूज़ में होता है, रिकरेंट ओरल रेस्ट्रेशन होती है, ये बात याद रख लो, ठीक है। क्योंकि MCQ में आ सकता है कि पेशेंट को बार बार ओरल रेस्ट्रेशन है, या में 3 दफ़ा जो है ना वो शिकायत लेकर आता है। और बाकी एक तो ये मिलेगी, और दूसरी डायग्नोसिस ये कि इन तीनों में कोई 2 मिलेगी आपको ना इसके साथ, कि या तो जेनेटल एल्स्ट्रेशन होंगी, या आई लीजन्स होंगी, या स्किन लीजन में यूआइटिस, क्लाइटिस, रेटिनाइटिस, या एथेमेनोडिज्म स्किन में, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। पल्पाइटिस, पेप्यूल्स, फोलोकेटिस, तो इन तीनों में या तो 2 मिलेंगी, या रिकरेंट, और साथ में जब आप टेस्ट करवाओगे ना
पैथर्जी टेस्ट, वो आपको उसमें ना प्रिकिंग फॉरआर्म विद स्टेराइड नीडल रिजल्ट इन पोस्ट्यूल फॉर्मेशन। जब आप उससे मतलब प्रिकिंग करोगे ना फॉरआर्म पे तो उसकी पोस्ट्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी विद इन 48 आवर। तो ये होता है पोस्ट्यूल पैथर्जी टेस्ट। तो ये बेसन सिंड्रोम है, बस ये याद रखो। नाम भी याद रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया ताकि बाद में ये ना कहो कि मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है। ग्लोबिनीमिया क्रायोग्लोब्यूलिनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये क्रायोग्लोब्यूलिन जो है ना एक प्रोटीन है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाती है ऑन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड। मतलब जब भी बंदा जो है ठंड से एक्सपोज होता है तो ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो लार्ज अमाउंट में ये क्या हो जाती है, ब्लड में आ जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ब्लड में इनीमिया है ना, कि ब्लड में एक्युमुलेशन हो रही है। क्रायोग्लोब्यूलिनीमिया मतलब ब्लड में एक्युमुलेशन हो रही है। और ये कैसी प्रोटीन है जो कि कोल्ड पे क्या करती है, प्रेसिपिटेट करती है। बाकी इसकी देख लो कि वीकनेस, लो ग्रेड फीवर होगा, और रीनल ग्लोमेरुलाइटिस, रूमेटिक माइग्रेटरी आर्थ्रल्जिया होगा, हेमेटोलॉजिक। ये ना भी याद रहे, बस ये चीज़ें याद रख लो, ठीक है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। ख़त्म। उसके बाद हमारे पास ये देखो, ये डिसीज़ ऑफ बॉर्न है ना, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपने पहले भी पढ़ा होगा, और मैं तो ये कहूँगी कि आप खुद पढ़ लो, इसमें कुछ भी नहीं है। या मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी, ठीक है। ये आप खुद पढ़ लो। रिकेट्स और ये सब आपको पता है, ऑस्टियोपोरोसिस पता है आपको, इसमें कुछ ऐसा खास नया नहीं है। तो ये आप खुद पढ़ लो, बस आपका ना रूमेटोलॉजी ख़त्म हो गया है यहाँ पे। डिसीज़ ऑफ बॉर्न ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ा दूँ, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ा सकी तो खुद पढ़ लेना। बाकी आपका ये यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि पास पेपर हम कर ले इसकी इंशाल्लाह। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, एग्ज़ाम्स करीब है और मैं एग्ज़ाम्स ड्यूरेशन में जो है ना ये वीडियो बना रही हूँ ताकि हेल्प हो सके जो परेशान है। क्योंकि मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जितना भी पढ़ लो रिटेन नहीं रहता, वाकई ऐसा ही है। मतलब ये चैप्टर कितनी दफ़ा मैंने पढ़ा है, देन जो है मतलब ऐसा हुआ कि मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। तो और मैंने आपको पढ़ाया भी ऐसा है विद ट्रिक्स, ठीक है। मतलब विद ट्रिक्स मैंने पढ़ाया है ताकि आपके लिए वो स्ट्रगल फेस ना करनी पड़ी जो मैंने फ़ेस किया है, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया आपने देखा होगा कि मैं हर चीज़ को लिंक करते हुए जा रही हूँ ट्रिक्स की बेस पे, ठीक है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको इतनी मेहनत करने की नीड नहीं होगी जितनी मेहनत मैंने की थी या हमने की थी, ठीक है। तो मैं भी बिल्कुल एक नालायक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, जो इस तरह से ट्रिक्स की बेस पे बस अल्लाह अच्छे नंबरों से पास करवा दे। दुआओं में याद रखेगा। और अगर आपको हेल्प होती है इस वीडियो से तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ताकि और मुझे सर्जरी भी अभी उसकी भी लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है ताकि साथ साथ वो भी करवाऊँ। और सर्जरी की शॉर्ट बुक पे भी मैं काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जूनियर के लिए जो है वो लॉन्च होगी, क्योंकि अभी तो मेरा काम उस पर काफ़ी चल रहा है, ठीक है। सो दुआओं में याद रखिएगा, अपने ख़ास कर दुआओं में याद रखना। मुझे अपने आप सब की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।